यूपी के संभल में आज पूरी तरह से शांति जरूर है। पूरे संभल में पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। किसी भी तरह की हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई। संभल हिंसा पर पुलिस ने 7 केसेस दर्ज किए हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर हिंसा भड़काने की एफआईआर दर्ज की गई है। अब संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। 4 में से 3 का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। लेकिन आगे बढ़े, एक एक तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले 10 बड़े अपडेट, क्योंकि संभल हिंसा पर 10 बड़े अपडेट, जहां संभल हिंसा में कुल 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर को लेकर खबर आई है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर हुई है। संभल के एमएलए नवाब इकबाल के बेटे सुहेल पर एफआईआर हुई है। बर्क सुहेल पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं और संभल हिंसा की एफआईआर में 2500 लोगों के नाम। साथ ही संभल हिंसा में मरने वालों की संख्या 4 हो चुकी है, जबकि 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। आपको बता दें संभल तहसील में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है। 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल आज बंद हैं। इस बीच इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है और ये संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान। संभल हिंसा को जानबूझकर अंजाम दिया गया, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई है। चुनावी धांधली से ध्यान हटाने की ये कोशिश। हमारे सांसद के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई है? हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस अफसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? जब वहाँ पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। संभल में जारी हिंसा की एक एक तस्वीर तो हम आपको दिखाते आए हैं, लेकिन संसद में जिस तरीके से इसको लेकर संग्राम हुआ है और जो बड़े सवाल इस वक्त अखिलेश उठा रहे हैं उस पर और सवाल करूंगी। मेरे सहयोगी आमोद राय इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इसी सियासी संग्राम को लेकर करूंगी आमोद जी आपसे सवाल। उससे पहले बता दें हिंसा पर संभल के एसपी कृष्ण कुमार का बयान, जहां हिंसा केस में 2500 लोगों का नाम और 25 आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सभी पत्थरबाजों को जेल भेजेंगे, ये बात कही जा रही है। करीबन 2500 के लगभग लोगों के ऊपर है अभियोग पंजीकृत हुआ है। सभी लोगों की सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। जियाउर रहमान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, एक हमारे चौकी प्रभारी द्वारा इस नाम से, जिस नाम से आप बता रहे हैं उस नाम से मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस 168 के तहत बीएनएस 168 के तहत पहले नोटिस दिया गया था, अब उसके बाद में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए हमारे सहयोगी जितेंद्र भी इस वक्त संभल में मौजूद हैं। उनसे भी करूंगी सवाल, क्योंकि संभल हिंसा पर कई सवाल जो पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही 5 सवाल अब आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि संभल हिंसा पर सुलगते सवालों का यह जवाब जल्द सामने आना जरूरी है। आपको बता दें सर्वे के दौरान अचानक कैसे हजारों की भीड़ पहुंच गई, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। 315 और 32 बोर के कारतूस किसकी बंदूक के हैं, यह एक और सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी क्यों हुई, इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए इस सवाल का जवाब भी जल्द सामने आना चाहिए। और हिंसा के पीछे साजिश की बात तो मास्टरमाइंड आखिर कौन? हालांकि पहले सर्वे पर एतराज नहीं, दूसरी बार किसने भड़काया, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरे दूसरे सहयोगी जितेंद्र से भी इसको लेकर करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले आमोद जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े सवाल इस पूरे मामले को देखते हुए खड़े हो रहे हैं, थोड़ी देर पहले सामने आया अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर साफ तौर पर कह दिया कि पहले दिन तो जब सर्वे हुआ तब कुछ भी नहीं हुआ, आगे जो सब कुछ हुआ वो कह रहे हैं कि यह सुनियोजित था।
बिल्कुल सुरभि, देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह इसी विषय को उठाया गया और समाजवादी पार्टी और विपक्ष के सांसदों के द्वारा जोरदार शोर और हंगामा किया गया कि आखिर जब संभल में सर्वे हो रहा था और शांति से हो रहा था तो अचानक उस भीड़ ने हंगामा कैसे कर दिया। और दूसरी बात, विपक्ष के सांसदों द्वारा बार बार जो उठाया जा रहा है कि जो सांसद वहाँ मौजूद नहीं था, जियाउर रहमान वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो जब मौजूद नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद नहीं थे, वो बेंगलोर की एक बैठक में थे, फिर उन पर भड़काऊ भाषण या बयान देने का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाले उसमें शामिल थे उनके पास प्राइवेट गाड़ी या उनके पास प्राइवेट असलहा कैसे आया था, ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। इसके अलावा बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है कि जब सर्वे होना ही था तो उसकी ताकीद पहले क्यों नहीं की गई, अचानक वहाँ इतना तेज़ी में क्यों एक्शन लिया गया। तो ये एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जबकि सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है। दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कुंदरकी में जो हारी है उसके लिए अपना एक फेस सेविंग की कोशिश कर रही है और इसलिए वो फेस सेविंग की कोशिश के तहत मुस्लिम जो जनता है उसको भड़काकर इसकी आड़ में अपने उल्लू को सीधा करने की कोशिश कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है संसद में और आज लोकसभा पहले 1 घंटा के लिए एडजर्न हुआ और बाद में पूरे दिन के लिए एडजर्न करना पड़ा। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस कदर इस मुद्दे को लेकर राजनीति दोनों ही सदन में हावी है। बिल्कुल, लेकिन हंगामे और जिस तरीके से बवाल हुआ उसका जिम्मेदार कौन? इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए मेरे सहयोगी जितेंद्र के पास जाऊंगी, सवाल करूंगी। उससे पहले अब एक तस्वीर देखिए, संभल हिंसा की ये वो तस्वीर है जो पुलिस ने जारी की है। तस्वीर कल सुबह की है जब संभल में हिंसा शुरू हुई। अब इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए क्योंकि साफ नजर आ रहा है एक संकरी गली और वहां पर मौजूद भारी भीड़। अब भीड़ पथराव करती हुई नजर आ रही है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। और एक और चीज जरा गौर करिए, ज्यादातर के चेहरे रुमाल से या कपड़ों से ढके हुए। अब आपको बता दें ये तस्वीर पुलिस की तरफ से जारी हुई है और ये तस्वीर पुलिस की तरफ से जिस तरीके से अब सामने आई है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक जगह पर लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, संकरी गली, वहां पर मौजूद भारी भीड़ और फिर हुआ पथराव। दीदी बहुत दूर का है, ये नहीं आगा दीदी, बहुत दूर का है। हिंसा और बवाल के उस वक्त की ये तस्वीर पुलिस ने जारी की है। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और यहाँ अनाउंसमेंट होती हुई भी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। लेकिन अब एक और तस्वीर देखिएगा, इस नुकीले हथियार की तस्वीर संभल पुलिस ने ये जारी की है। हथियार हिंसा के दौरान बरामद किया गया है। अब इसी हिंसा के दौरान बरामद किए गए हथियार किस तरीके से बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सब कुछ वाकई साजिशन अंजाम दिया गया है? इस पूरे मामले को देखते हुए लगातार उठ रहे सवालों के बीच इस मामले की इन्वेस्टिगेशन और जिस तरीके से पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं, पुलिस की तरफ से जारी की गई इन तस्वीरों के साथ साथ इस हथियार की भी तस्वीर सामने आई है जो हिंसा के दौरान बरामद किया गया है। हकीकत क्या है? मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए क्या बड़े खुलासे हुए? जितेंद्र, इस वक्त का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए संभल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे दंगे को भड़काया गया और इस दंगे को भड़काने में सबसे अहम रोल यहाँ के सांसद का है जो कि सपा से हैं और उनका नाम बताया गया जियाउर रहमान। और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि जो विधायक हैं मौजूदा सपा के, उनके बेटे सोहेल इकबाल ने भी इस दंगे को भड़काने में पूरी भूमिका अदा की है। दरअसल 19 नवंबर को जिस वक्त पहली बार सर्वे किया गया मस्जिद के अंदर, उसके बाद से ही इस दंगे की जो पटकथा थी वो लिखनी शुरू कर दी गई थी। बाकायदा सोशल मीडिया पर बयान दिए जा रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके बयान दिए जा रहे थे, तो उसको लेकर लगातार मॉब को इकट्ठा होने की ताकीद यहाँ पर की जा रही थी। और जैसे ही रविवार सुबह तकरीबन 7 से 11 के बीच में सर्वे होना था, उसी दौरान भीड़ वहाँ पहुँची है करीब 8 बजे के करीब। और जिस वक्त 10 बजे जब सर्वे खत्म करके टीम बाहर निकल रही थी, अभी आपने सुना भी होगा सुरभि वीडियो में, जिसमें लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है पुलिस के सर्वे पूरा हो चुका है। इसी लाउड स्पीकर में इस घोषणा के तुरंत बाद ही जो भीड़ थी जो वहाँ पर इकट्ठा थी पहले से मस्जिद के ठीक
ठीक पीछे उन्होंने अचानक से पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने रिटेलिएट किया तो उसके बाद पुलिस का कहना है कि फायरिंग भी छतों से की गई है, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से 2 अधिकारी हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में अब तक 22 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं दंगे के दौरान घायल हुए हैं। तो ये साफ तौर पर सामने आ चुका है कि कहीं ना कहीं ये जो दंगा था ये सुनियोजित था, इसकी साजिश पहले से तैयार की जा चुकी थी और ये सब कुछ अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ चुका है। और यही वजह है। चलिए, हिंसा के पीछे अगर साजिश की बात कही जा रही है तो सवाल जितेंद्र अभी भी बना हुआ है कि मास्टरमाइंड कौन है। करूंगी इसको लेकर भी आपसे सवाल, लेकिन संभल हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी फिलहाल क्या कह रहे हैं सुनिए। ये फायरिंग नहीं, मर्डर। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच हो, संभल में जुल्म हो रहा है। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आरोप प्रत्यारोप भी अब सुनिए। अभी पार्लियामेंट में कहेंगे। आज मुद्दा उठाएंगे क्या संभल का पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से? बिल्कुल, पार्लियामेंट में माननीय सभापति जी स्पीकर महोदय अनुमति देंगे तो जरूर उठाएंगे। हम लोगों ने अनुमति मांगी है। एडजर्नमेंट मोशन रखा है क्या? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से एडजर्नमेंट नोटिस है। न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और संभल हिंसा पर ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और एसपी महासचिव रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। जिस तरह से संभल के रोड गलियां पत्थरों से पटे पड़े थे, ये पत्थर, ये रोडे पुलिस वाले जेब में डाल के लाए थे क्या? ये सारे का सारा प्रमाण करते हैं प्री प्लान था और प्री प्लान के तहत ये तो पुलिस सजग थी तो कोई बहुत बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं और बड़ी घटना घट गई। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग तो। और अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और मनोज झा संभल हिंसा पर कैसे उलझे सुनिए। मैं समझता हूँ ये न्यायालय पे अटैक है। जो भी पदाधिकारियों ने वहां सूझबूझ से काम लिया है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ हमारे निर्दोष लोग उसमें जो मरे हैं उनके पीछे जो कारण है वो लोग हैं जो पीछे बैठ करके साजिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भड़काते हैं और इस तरह की सिचुएशन आती है। फिर भी सिचुएशन को अधिकारियों ने संभाल लिया, वरना वहां क्या हो जाता है इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। मैं सीधे कहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसी पार्लियामेंट ने पास किया। क्या कर रहे हैं हम? धज्जी उड़ा रहे हैं। न संविधान, कोर्ट्स को सब समझते हैं, उनको क्यों नहीं चिंता हो रही है? इसी पार्लियामेंट ने बनाया था। ये जो जाने जा रही है ना, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये मूलतः हमारे अपनी कार्यशैली की विफलता है। डॉग विस्लिंग करते रहते हैं मौतों पर भी, कहीं तो इसको विराम दीजिए, बस इतना ही कहना। हमारे सहयोगी जितेंद्र पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बनाए हुए और संभल की जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर पूरा विवाद हुआ था, वहां हालात हैं कैसे? जितेंद्र शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सुबह तकरीबन 7 बजे जो सर्वे टीम है वो इसी संभल की शाही जामा मस्जिद पर पहुंची। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जो सर्वे टीम थी वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। ये सर्वे जो था तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलना था और उसी दौरान जैसे जिस वक्त ये टीम सर्वे कर रही थी अंदर मस्जिद के अंदर, उसी दौरान अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मस्जिद के आसपास पुलिस बल पहले से मौजूद था। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 10 बजे जब सर्वे टीम इसी गेट से
बाहर निकलने लगी, उसी दौरान अचानक से बैरिकेड तोड़ते हुए जो भीड़ थी वो मस्जिद की तरफ बढ़ी। भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अचानक से पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने रिटेलिएट किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन तब तक भीड़ उग्र हो चुकी थी और इस पूरी हिंसा के अंदर तकरीबन 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 3 अधिकारी जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि उनमें से 2 अधिकारी हैं जिनके पैरों में गोली भी लगी है। तो फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन मैं चाहूंगा कैमरामैन चेतन से आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए, ये संभल की वो शाही जामा मस्जिद है जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया जाना था। सुबह तकरीबन 7 बजे दूसरे दौर का सर्वे यहां पर करने के लिए टीम पहुंची थी। ये टीम जो थी सर्वे की, ये दरअसल कोर्ट के द्वारा सुनिश्चित की गई थी और जिस वक्त वो टीम अंदर सर्वे कर रही थी उसी दौरान अचानक से सुबह भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। अब सवाल ये कि आखिरकार ये क्या एक पहले से सोची समझी साजिश के तहत ये भीड़ इकट्ठा हुई थी? क्या इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ हो सकता है? तो ये वो तमाम एंगल हैं जिन पर फिलहाल संभल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। जितेंद्र, जिस बात का आपने जिक्र किया, तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको देखते हुए बड़े सवाल। एक सवाल उस आधार पर कर रही हूं क्योंकि बकायदा तस्वीरों के साथ साथ एक वो वीडियो भी सामने आया है कि आखिर हथियार तक वहां से बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद एसपी किशन कुमार ने वो हथियार दिखाया। वो साफ तौर पर ये भी बोला कि कहीं ना कहीं पहले से तैयारी थी, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में वहाँ से पत्थर बरामद हुए, हथियार बरामद हुए, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अचानक से भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, बल्कि भीड़ को वहाँ पर इकट्ठा किया गया था, यानी कि साजिश पहले से तैयार हो चुकी थी। इसके अलावा जब पुलिस ने इस दंगे के बाद सर्च ऑपरेशन किया जामा मस्जिद के आसपास के घरों में, जहाँ से छतों से बाकायदा पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, उन घरों के अंदर से भी वेपन बरामद हुए हैं। हालांकि किस तरीके के वेपन है वो अभी उनका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि अब तक की तफ्तीश में ये लाइन बिल्कुल साफ है कि अचानक से दंगा नहीं हुआ। इस दंगे की पटकथा पहले से लिखी गई, तारीख सुनिश्चित की गई, समय सुनिश्चित किया गया, भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है और उसके बाद अचानक से पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। तो सब कुछ पहले से तय था और यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया ही है। इसके अलावा तकरीबन 2200 ऐसे लोग हैं जो कि अज्ञात हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पुलिस थाने हैं, नकासा और कोतवाली, जहां पर अब तक 7 FIR दर्ज की जा चुकी है और इसके अलावा कुछ और FIR अभी आने वाले वक्त में दर्ज की जाएंगी। इसके अलावा कुछ CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अचानक से लोगों ने मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू करा था। पीछे के द्वार पर लोग ज़्यादा इकट्ठा हुए क्योंकि वहाँ पर पुलिस फोर्स कम थी। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोगों को अच्छे से पता था, यानी कि जो साफ तौर पर उनके दंगई कहना सही रहेगा कि दंगइयों को ये पता था कि किस जगह उनको कब पहुँचना है और कैसे हमला करना है। जी, यानी ये अब तमाम बातें सामने आ रही हैं जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे पूरी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग को वक्त रहते कैसे एग्जीक्यूट किया गया, किस तरीके से माहौल को अशांत किया गया। आप नजर बनाए रखें मामले की इन्वेस्टिगेशन पर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और ये खबर जम्मू के कटरा से है, जहां पर आज प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अब तस्वीर देखिएगा, क्योंकि कटरा में माता वैष्णो देवी दरबार में लग रहे रोपवे के खिलाफ चौथे दिन स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों के प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आई है। आज प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी बढ़ा, पुलिस के साथ झड़प हो गई। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अचानक हालात बिगड़ने शुरू हो गए। एक तरफ पुलिस की गाड़ी को किस तरीके से इन्होंने इलाके में ही रोक दिया, उन्हें वहां से पीछे हटने को मजबूर कर दिया। इस हिंसा पर पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, सुनिए। यहाँ पे पिछले 3 दिन से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हैंडल कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ इनके साथ कुछ लोग होंगे जिन्होंने पथराव हमारे पुलिस कर्मियों पे किया। सो वी आर नाउ ट्राइंग टू हैंडल दिस सिचुएशन और अफसर और टॉकिंग टू देम, दे रियलाइज्ड होपफुली समथिंग विल कम आउट। तो फिलहाल ये देखिए तस्वीर, और ये वाकई चौंकाने वाली तस्वीर है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। देखिए आसपास ईंट पत्थर मौजूद हैं और इन्हीं ईंटों को उठाकर कैसे पुलिस के ऊपर हमला किया गया। यानी मौके पर पहुंची पुलिस जो हालात को काबू में करना चाहती थी, उन्हीं के ऊपर ईंटें बरसानी शुरू कर दी लोगों ने। उसके बाद जो हाथ में आया पुलिस के ऊपर फेंक दिया, कुर्सियां हाथ में आई वो फेंकनी शुरू कर दी। कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से यहाँ पर चल रही है, रोपवे का यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है, उसी दौरान दुकानदारों व्यापारियों का ये जो प्रदर्शन हो
रहा था किस तरीके से उग्र हो गया। आपको बता दें, माता वैष्णो देवी दरबार में लग रहे रोपवे के खिलाफ ये प्रदर्शन जिस तरीके से जारी है, इसका ये चौथा दिन है। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अंकित, आपके साथ साथ मैं ये तस्वीर दिखा रही हूं जिससे वाकई हैरानी हो रही है कि कैसे ईंटें बरसानी शुरू कर दी, कैसे लोहे की कुर्सियां जो हाथ में आया वही सब कुछ पुलिस के ऊपर ये लोग बरसाते नजर आए। पहले एसएसपी रियासी खुद ये बता रहे थे कि किस तरीके से 3 दिन से शांतिपूर्वक प्रदर्शन जो है इनकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन आज अचानक से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है। वहीं झड़प इस बात को लेकर हो रही थी कि ये लोग जो है ये श्राइन बोर्ड के जो आला अधिकारी है उनसे मिलना चाहते थे। वहीं लगातार 3 दिन से ये प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों की मांग है कि जो तारागोट से सांझी छत तक रोपवे गंडोला का नया प्रोजेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से लगाया जा रहा है वो ना लगाया जाए। इन लोगों का कहना है कि सीधे तौर पे जो रोजगार है उस पर प्रभाव जो है वो पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि 72 घंटे से जो कॉल थी, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो पिट्ठू घोड़े वाले हो, वो लगातार 72 घंटे की कॉल दे चुके थे। और आज एक बार फिर, क्योंकि आज चौथा दिन था, आज फिर से प्रदर्शन जो है वो कटरा के अंदर हुआ है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। इस समय की अगर बात की जाए, शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है सीआरपीएफ की भी वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी हिंसा आगे ना हो सके। चलिए, तो कटरा में माता वैष्णो देवी रोपवे परियोजना का जिस तरीके से ये विरोध कर रहे हैं, बंद की कॉल इन्होंने दी हुई थी, हमारे सहयोगी अंकित बता रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से आज पहले शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव शुरू हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया गया। ईंटों के साथ उनके ऊपर वार कैसे हुआ, उसी वक्त की ये तस्वीर आपके सामने है। स्थानीय दुकानदारों का ये विरोध पिछले कई दिनों से जारी है। 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी के ऊपर भी पथराव हुआ। इन्हें पूरे इलाके से हटाने के लिए सभी एकजुट होते हुए पुलिस के ऊपर पथराव करते भी नजर आए। इस बीच ये तस्वीर देखिए जहां हालात को देखते हुए इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये पूरा यात्रा मार्ग है और यहीं पर रोपवे परियोजना को जिस तरीके से मंजूरी मिली, इसका काम हो रहा था। स्थानीय दुकानदार इसी को लेकर विरोध जता रहे हैं और बंद का ऐलान उनकी तरफ से किया गया था। हालांकि पिछले कई दिनों से, 3 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन आज चौथा दिन, जब देखिए किस तरीके से अचानक हालात बिगड़ गए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की जा रही है मांग और हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर सामने आई। और इमरान खान की पार्टी पीटीआई की रैली को रोकने के लिए शाहबाज सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की। सरकार ने इस्लामाबाद में एंट्री को बैन किया, शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की, विशेष गार्ड्स की तैनाती हुई। कुल 50,000 से ज्यादा जवान इस्लामाबाद सीमा पर तैनात किए गए। अब ये उस वक्त की तस्वीर है कि जब भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। शहर में कई रास्ते पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। इमरान खान की पार्टी की रैली को फेल करने के लिए ही कड़े इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद में आज भी सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई हो रही है, खाने पीने के ट्रकों की एंट्री मिल रही है, लेकिन इस्लामाबाद के बाहरी इलाकों में इमरान समर्थक अभी भी डटे हुए हैं, मौजूद हैं। पुलिस उन पर कैसे आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, ये एक और तस्वीर। दरअसल पीटीआई की इस रैली में खैबर पख्तून से बड़ी तादाद में लोग आए। लोग अपनी गाड़ियों से इस्लामाबाद के बाहरी इलाके तक पहुंचे, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पर भारी जाम लग गया। लोग जहां फंसे थे वहीं पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और इस बीच यहीं पुलिस के साथ झड़प की भी तस्वीरें सामने आई हैं।
आपको बता दें, इमरान खान के कई ऐसे भी समर्थक थे जो सड़क जाम होने के बाद नदियों को तैर कर पार करते नजर आए। ये देखिए तस्वीर, उनके हाथों में पीटीआई के झंडे हैं, इमरान खान की तस्वीरें हैं। पुलिस की नजरों से बचकर ये लोग नदी के रास्ते इस्लामाबाद की रैली तक पहुंचे हैं। अब देखिए कैसे इस्लामाबाद की इस रैली को इमरान खान की पत्नी बुशरा लीड कर रही थी। रैली में बुशरा सफेद बुर्के में नजर आई। उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। इमरान खान की पत्नी के नेतृत्व में शुरू हुए इस मार्च की देर रात की वो तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से लोगों की हजारों की तादाद में मौजूद इन प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर सामने आई है। समर्थन में निकली ये बड़ी रैली और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमरान समर्थक एकजुट होना शुरू हुए, आपको बता दें इस्लामाबाद एंट्री से पहले ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जिन्हें सील कर दिया गया। यही वजह है कि अब ये तस्वीर सामने आई है कि दूर दराज से आ रहे लोग पूरी सड़क पर नजर आए और वहीं पर खड़े होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस्लामाबाद की इस रैली को इमरान खान की पत्नी बुशरा लीड कर रही हैं। बुशरा बीबी की भी बात हमने आपको सुनाई और यहाँ इमरान समर्थक लगातार इमरान की रिहाई की मांग को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि अभी भी स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि इस वक्त भी आपको बता दें दिन जरूर बदल चुका है लेकिन हालात नहीं बदले हैं। लोग इसी तरीके से अभी भी डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी गुलाम मुर्तजा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम, इस वक्त की स्थिति क्या है? जी, इस वक्त जो सूरत हाल है डी चौक में, तमाम अभी मीडिया मौजूद है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो यहाँ नहीं आया है। जो अभी पड़ाव है उनका वो हकला इंटरचेंज के पास है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा से सीएम जो है वहाँ के प्रधान जो वो आ रहे हैं वहाँ से, और उनके साथ काफिला है तकरीबन 6,500 गाड़ियों का, और उनके साथ लोग हैं 35 से 40 हज़ार लोग बताया जा रहा है कि उनके साथ मौजूद है। और अभी वहीं पे पड़ा है, वहाँ से उन्होंने आना था यहाँ, अभी मूवमेंट वहाँ नहीं हो रही है। बातचीत भी गवर्नमेंट के साथ किसी तरह की नहीं चल रही उनकी, लेकिन यहाँ पे इंतजार है कि वो कब डी चौक आएंगे और बाकी भी रास्ते जो हैं इस्लामाबाद डी चौक की तरफ आने वाले रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं कि जो एहतजाजी हैं वो यहाँ ना पहुँच सकें। बिल्कुल, चलिए हालात पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से अभी भी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान की गुर्बत से आजिज आ चुके लोगों के दर्द से तो आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन अब यही दर्द गुस्सा बनकर उबल रहा है, जिसका इस्तेमाल तख्त विरोधी दल कर रहे हैं। वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान का दखल तो सार्वजनिक है, लेकिन पहली बार इमरान खान का सियासी संदेश लेकर उनकी पत्नी बुशरा बेगम सबके सामने आई और पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ कूच कर गया। आशंका से परे, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो गुर्बत से लड़ रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो इमरान खान के पीएम रहते उन्हें कोस रहा था, लेकिन वक्त बदला और हालात बद से बदतर हो गए, जिसने बर्बादी के रास्ते पर चल रहे पाकिस्तान को तबाही के मुहाने पर खड़ा किया। और अब इस तबाही से बचाने की उम्मीद लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरों में सड़क पर हो रहे मार्च में शामिल लोगों को आप अच्छी तरह पहचान लीजिए। इनमें कुछ पीटीआई के कार्यकर्ता हैं, तो कुछ इमरान खान के समर्थक और कुछ खुद को पाकिस्तानी आइन का रक्षक बताकर इस विरोध प्रदर्शन में कूद पड़े हैं। और इसका कारण है सिर्फ इमरान खान की कैद। पीटीआई की आवाज, खान को करो आजाद। पाकिस्तान के हालात की ये ताजा 5 तस्वीरें हैं जो गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की स्थिति लचर होती जा रही है और प्रदर्शनकारी कानून को चुनौती देने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी ना तो प्रशासन इन्हें रोकने में सफल हो पा रहा है, ना ही प्रदर्शनकारी रुकने का नाम ले रहे हैं। अब स्थिति आगे क्या होगी, इसे लाहौर और इस्लामाबाद में मौजूद TV9 के पत्रकारों ने खुद जानने की कोशिश की।
24 नवंबर की कॉल दी गई थी इमरान खान की जानिब से, पूरे पाकिस्तान के अवाम को इस डी चौक पर बुलाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इंतजाम किए हैं अवाम को रोकने के लिए। हर गली, हर शहर, हर मोहल्ला उसको बंद किया गया है। कहीं कंटेनर्स लगे हुए हैं, कहीं बारबेड वायर्स लगी हैं और कहीं भी इन्होंने ऐसी इस तरह से बंद की है तमाम का तमाम जो स्ट्रीट्स हैं कि कोई भी शख्स जो है वो वापस यहाँ नहीं पहुँच सकेगा। लेकिन खान जो है वो ये कह रहे थे कि हर हाल में हमने बंद करना है, पाकिस्तान भर को बंद करना है, और वो तो स्ट्रेटजी खान साहब की बिल्कुल कामयाब हो गई है। बड़ी ज़हीन अंदाज में ये लेके चली है स्ट्रेटजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुल्क तो बंद हो गया। अब डी चौक भले ही पूरी तरह बंद हो, लेकिन इमरान खान के संदेश को पाकिस्तानी अवाम ने कामयाब बना दिया है। सड़क पर इस्लामाबाद की तरफ हो रहे मार्च की तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। तो अब भी क्या पाकिस्तानी हुकूमत राजधानी के रेड जोन को पीटीआई के प्रदर्शन का केंद्र बनाने से रोक पाएगी? प्रश्न सड़क पर उतरी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत की व्यवस्था पर है, इसीलिए इंतजामात भी देख लीजिए। पीटीआई के प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद में सुरक्षा के इंतजाम के तहत 37 प्रमुख मार्ग शिपिंग कंटेनर से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 6 मोटरवे भी सील कर दिए गए हैं। वहीं डी चौक जैसे रेड जोन की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों को दे दी गई है। वहीं सरकार ने पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी है। इस प्रतिबंधित धारा के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम 2 महीने तक बंद रहेंगे। वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मोबाइल और सार्वजनिक परिवहन को भी निलंबित कर दिया गया है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर इस्लामाबाद में पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, तो इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई है? इसका एक कारण बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की यात्रा से पहले 25 नवंबर को 60 सदस्यीय बेलारूसी प्रतिनिधि मंडल के विजिट को माना जा रहा है। और अब आपके लिए अलर्ट होने वाली खबर। अक्सर आप और हम किसी नए शहर या किसी नई जगह पर जाते हैं, सड़क या हाईवे से जाने के लिए हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और गूगल मैप रास्ता बताता रहता है। ड्राइवर गूगल मैप के जरिए ही अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में जुटा रहता है। लेकिन ये खबर अब आपको ज़रूर देखनी चाहिए और सावधान भी होना चाहिए, क्योंकि गूगल मैप भी आपको धोखा दे सकता है और आपको मौत के मुहाने तक ला सकता है। खबर यूपी के बरेली बदायूं सीमा से आई है, जहां 2 सगे भाई कौशल और विवेक अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर गाजियाबाद से फर्रुखाबाद जा रहे थे। ड्राइवर ने अपने मोबाइल फोन पर गूगल मैप के जरिए लोकेशन को सर्च किया और जिस मैप को वो फॉलो कर रहा था, कार जब बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र से गुजरी, वहां पर एक टूटा पुल था। कार पुल से नीचे गिर गई, तीनों की मौत हो गई। 2022 में गंगा नदी में बाढ़ आने से रामगंगा का ये पुल बह गया था, लेकिन गूगल मैप ने पुल के बंद होने की जानकारी अपडेट नहीं की। ऐप पर पूरा रूट क्लियर नजर आ रहा था। रात का अंधेरा होने की वजह से ही ड्राइवर ने पूरी तरह से गूगल मैप पर भरोसा किया। पुल का रास्ता गूगल मैप ने दिखाया, ड्राइवर ने गाड़ी पुल पर चढ़ा दी। रात में जाहिर सी बात है अंधेरा था। कार चला रहे शख्स को अंदाजा ही नहीं था कि 30 मीटर के बाद वहां पर रास्ता है ही नहीं। इसी वजह से कार रामगंगा में जा गिरी। मौके पर तीनों की मौत हो गई। करीब 3 किलोमीटर लंबे पुल में किसी तरीके की बैरिकेडिंग तक नहीं हुई थी। हादसे पर आपको TV9 संवाददाता मनवीर की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जो ग्राउंड जीरो से उन्होंने भेजी है। TV9 की टीम उसी पुल पर मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरों, ये 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का पुल है और इसी पुल के माध्यम से गूगल मैप से जो फर्रुखाबाद के रहने वाले लोग थे वो आ रहे थे। हमने भी गूगल मैप डाल कर देखा है और एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर गूगल मैप किया तो इस पर कहीं पर भी पुल पर यानी कि रास्ते में अवरोध दिखाई नहीं दे रहा है और सीधा ये शाहजहांपुर फतेहगंज पूर्वी की तरफ जाते हुए इसमें गूगल मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी गूगल मैप ये शो नहीं कर रहा है कि आगे रामगंगा नदी है। सामने की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो हादसा हुआ था और इसी पुल से गूगल मैप के माध्यम से जो आ रहे थे कार सवार, वो इसी नीचे नदी में 25 से 30 मीटर की जो खाई नदी है उसमें गिर जाते हैं और गूगल मैप लगातार उनके लिए साफ रास्ता दिखा रहा था। लेकिन
लेकिन आगे कोई साफ रास्ता नहीं है, नदी है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं, देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गंगा, रामगंगा की जो नदी ही दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं गूगल मैप की वजह से भी इन लोगों का हादसा का शिकार होना पड़ा है। गूगल मैप्स एक पॉपुलर ऐप है। रास्ता ढूंढने में लोग इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पर पूरी तरीके से भरोसा करना भी क्या ठीक है? गूगल मैप्स आमतौर पर एक भरोसेमंद नेविगेशन टूल है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह गलत जानकारी दे सकता है या धोखा भी हो सकता है। इसके कई कारण हैं। गूगल मैप का डेटा टाइम टू टाइम अपडेट होता है क्या? ये एक सबसे बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पुल था ही नहीं, यानी रास्ते को अगर बंद भी नहीं किया गया तो ये ऐप में क्यों नहीं दिखा? अगर कोई जगह हाल ही में बदली हो, जैसे पुल टूटा है, नई सड़क बन रही है, रास्ता बंद है, तो मैप सही जानकारी नहीं दिखाता। दूर दराज के इलाकों में खास तौर से ये गलत रास्ते दिखा सकता है। ग्रामीण इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में या सुरंगों में जीपीएस सिग्नल कमजोर हो सकते हैं, जिससे मैप्स गलत लोकेशन दिखाते हैं। कभी कभी गूगल मैप्स शॉर्टकट रास्ते जरूर दिखाता है, जो जाहिर सी बात है असुरक्षित भी हो सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का अनुमान सही ना होने पर गूगल मैप्स गलत जानकारी देता है। इंटरनेट की स्पीड कम होने पर भी गूगल मैप गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। हालांकि अब आपको ऐसा धोखा ना हो, आप सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच सकें या जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रूट का मैनुअल रिव्यू जरूर करें। विकल्पों में दिए गए सभी रूट्स पर ध्यान दें और किसी नए या अनजान इलाके में जाने से पहले भी स्थानीय लोगों से भी हो सके तो जानकारी हासिल कर लें। इंटरनेट की समस्या आने पर ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करें। आपको ये भी बता दें कि बड़ी सड़क हो या हाईवे, एक्सप्रेसवे पर गूगल मैप्स काफ़ी सटीक ज़रूर होते हैं। अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ गूगल मैप बेहतर और क्लियर इंफॉर्मेशन तक दे पाते हैं। अब बरेली बदायूं सीमा पर हुए इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन पर कैसे सवाल उठ रहा है? हादसा ना हो इसके लिए प्रशासन ने इंतजाम करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 ऐसी चूक अब जानिए जो अगर नहीं होती तो 3 लोगों की जान ना जाती। टूटे पुल पर एंट्री क्यों नहीं रोकी गई? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या पुल टूटा हुआ है? कोई साइन बोर्ड लगा था यहां पर? नहीं। हमारे सहयोगी वहीं से सीधे ये रिपोर्ट दिखा रहे थे और ये हैरान करने वाली तस्वीरें जिसने देखी, सवाल उठ गए। टूटे पुल से पहले कोई बैरिकेड तक क्यों नहीं लगा था? रात में हादसा हो सकता है, सावधानी क्यों नहीं बरती गई? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी, यही देखना है।